वाटर ट्रैफिक होता है, इन केस वाटर ट्रैफिक होता है अगर, ठीक है, इन केस वाटर ट्रैफिक होता है अगर, क्या होगा कि के बाद जो है वो डाइवर्ट कर दे टुवर्ड्स द माइनर पोर्ट, माइनर पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। क्या होगा कि सी ट्रैफिक कम हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा, घर से भी माल जो है वो जो भी आ रहे हैं उनको जगह पर प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो माइनर पोर्ट्स ऐसे ही, तो इंडिया में जगह अगर हम जब व्हेन वी टॉक अबाउट द पोर्ट्स, देयर आर अराउंड 12 मेजर, अभी 13 हो गया है, ठीक है, और 200 के राउंड जो है वो माइनर पोर्ट। अब मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको देखना है कौन, ठीक है, तो आपने आई थिंक देख ही लिया होगा कि कांडला हो गया, ठीक है, कांडला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, गुजरात से, और फिर वैसे ही मुंबई, ठीक है, नावा शेवा, मारमा गोवा, ऐसे है ना, कोचीन भी पोर्ट है। तमिलनाडु में कौन सा है? कोचीन तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन, ठीक है, और तमिलनाडु टी फॉर तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है। और वैसे ही मतलब अब ऐसे ही आप देख लेना, पारादीप उड़ीसा, चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई भी तो है, ठीक है, चेन्नई लेकिन तमिलनाडु में है, पारादीप उड़ीसा हो गया, ऐसे कलकत्ता है, कोलकाता का सब्सिडरी पोर्ट क्या है? हल्दिया। तो अब आपको ये सारे पोर्ट क्या करना है, फिर से एक बार देख नए हो आप लोग, मार्क कर लेना, बहुत जरूरी है क्योंकि आते हैं, ठीक है, एटलस में भी है, इंटरनेट पे गूगल कर लोगे कहीं से भी मिल जाएगा। तो कांडला जो है वो बोला जा रहा है भाई, कांडला जो है वो कच्छ रीजन में और पहला पोर्ट था, ठीक है, और इसको इसलिए डेवलप किया गया क्योंकि कराची पोर्ट था, महत्वपूर्ण पोर्ट था, और कराची पोर्ट चला गया कहां पर? पाकिस्तान में। हाँ, नहीं नहीं, वो लोथल था, ठीक है ना, लोथल था, गुवाहाटी सभ्यता जब थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, लोथल वाज ए पोर्ट सिटी। यार देखो, डेवलप बाद में ऐसा जब उसको बचाने की कोशिश करी जाएगी तब क्या किया जाएगा, और फिर वो मतलब इतना पुराना था, सिटी क्या होती है ना, एक टाइम पीरियड के बाद सिटी भी खत्म होती है। कितने शहर सोचो आप डेवलप हुए होंगे, कितने शहर जो है वो डिक्लाइन हुए होंगे, है कि नहीं? तो यहाँ यही बताया गया है कि भाई जो है वो जो कांडला है, ये पहला पोर्ट था आफ्टर इंडिपेंडेंस जो डेवलप किया गया। इसके अलावा जो है Kandla is also known as Deendayal Port. It is a tidal port. It caters to the convenience handling of exports and imports of highly productive granary and industrial belt. मतलब कुल मिलाकर के यह है कि जो भी किनारे हैं, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, तो ऑल द रीजन्स विच आर नियर बाई, जो भी वहाँ चीजें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती हैं के थ्रू होती हैं कांडला पोर्ट के थ्रू, ठीक है, या उसी का नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट है, ठीक है। तो चाहे वो ग्रैनरी करना हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और चाहे वो कोई रॉ मटेरियल करना हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कपड़े करना हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो सारा का सारा जो होगा कहाँ से होगा? वहीं से होगा। और कांडला हमारा वेस्ट एशिया के साथ, भारत और पश्चिमी एशिया का व्यापार जो है वो बहुत पुराना है, उसके साथ हमारे ट्रेड को स्टैब्लिश करने में कांडला ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जैसे कराची पहले था ना, तो भाई अरेबियन रीजन है, वहां से खूब व्यापार होता था कराची के लिए भी, वो भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था। तो जब वो चला गया तो फिर क्या किया, कांडला को स्टैब्लिश किया गया। तो भाई इंडिया जब स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद, अगर आपको इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो आप नियरेस्ट रूट देखोगे, तो आप देखो नियरेस्ट रूट क्या होगा, अरब रीजन इधर है, ये होगा, ठीक है, सीधा सीधा जो है वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था मटेरियल, फिर देश के अन्य भागों में आता था। तो इसलिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रहा हमेशा, और हमारा वेस्ट एशिया के साथ आप देखो अच्छा खासा रिलेशन, हमेशा ट्रेड रिलेशन तो रहा ही है खासा, ठीक है, ओके। अब यहाँ आगे बताया गया मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद ए
स्पेसियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लान्ड विद ए व्यू टू decongest the Mumbai port and serve as a hub port for this reason। यहाँ बताया जा रहा है कि भाई मुंबई भी एक बहुत बड़ा पत्तन है और ऐसा है कि ये बृहत्तम पत्तन है, मतलब लार्जेस्ट पोर्ट, ठीक है, अभी भी है, ठीक है। इसके प्राकृतिक खुले विस्तृत एवं सुचारू पोताश्रय हैं, तब ओपन पोर्ट है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अभी डेवलप किया गया है। सब्सिडियरी पोर्ट, एक बड़ा सब्सिडियरी पोर्ट, तो चेन्नई में एन्नौर किया गया है, ठीक है, तूतीकोरिन है। हल्दिया क्या है, सब्सिडियरी पोर्ट है कलकत्ता का। वैसे यहाँ का भी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो क्या है, सहायक है। भाई एक पत्तन यहाँ पर है, अब इस पे बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है। अभी आप ऐसे सोचो कि दिल्ली में खाली एक ही रेलवे स्टेशन हो तो क्या होगा, पता चला रोज भगदड़ मचेगी, रोज जो है वो एक आध पुल टूटेगा, होगा ना। पता चला रोज एक आध जो है वो डब्बे में कुछ लोग तो बैठ करके उमस से मर जाएंगे, घुसेंगे लोग। तो इसीलिए आप देखो बहुत सारे जो है वो रेलवे स्टेशन हैं कि नहीं, भाई उधर वाले उधर से निकले, इधर न्यू दिल्ली वाले न्यू दिल्ली से निकले, निजामुद्दीन वाले निजामुद्दीन से निकले। तो किस लिए कि चीजें जो है वो आसान हो। वैसे ही यहाँ जो बहुत ट्रैफिक वगैरह होता था, इसको डाइवर्ट कर दिया जाए, बहुत सारा ट्रेड यहाँ से भी हो जाए, इसलिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है स्टैब्लिश किया गया है। तो याद रखना इस चीज, ठीक है। मार्मागांव पोर्ट इज द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। अब ये गोवा पोर्ट की बात करी जा रही है, तो मार्मागांव, मार्मा गोवा, सीधा गोवा पोर्ट ऐसे बोल दिया जाता है। ये क्या करता है, ये आयरन एक्सपोर्ट करता है। अब आप देखोगे जब यहाँ पर इधर साइड में से गोवा है, कर्नाटका है, कर्नाटका में है ना हिल्स, बाबा बुदन हिल्स, सादुर हिल्स, सह्याद्री के साथ ही अटैच्ड हैं। सह्याद्री का मतलब इधर जो पश्चिमी घाट के पर्वत हैं, वेस्टर्न घाट माउंटेन्स, इसी के साथ ये सब अटैच्ड हैं। और यहाँ से जो आयरन वगैरह का एक्सपोर्ट होता है इसके थ्रू होता है, ठीक है। तो यही है कि यहाँ से आयरन एक्सपोर्ट बहुत होता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका केटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और कंसंट्रेशंस फ्रॉम कुंद्रेमुख माइंस। वही मैंने आपको बताया, यही यहाँ वाला जो आयरन होता है कर्नाटक में, भद्रावती प्लांट भी है ना, भद्रावती कर्नाटक में आयरन स्टील प्लांट भी है। यहाँ से या तो गोवा के थ्रू होता है और या तो इसके थ्रू होता है, मैंगलोर के थ्रू, ठीक है, वही बताया जा रहा है। कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ लेगून विद ए नेचुरल हार्बर। कोची यहाँ पर है, केरला में कोचीन है, और वो केरला में बहुत सारी लेगून लेक्स पाई जाती हैं। लेगून समझते हो क्या होती हैं, वाटर लेगून्स? नहीं 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 नहीं, यही तो समझना है। लेगून बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप देखो, जैसे मान लो ये समुद्री रेखा है, कोस्टल बाउंड्री है, और इस आप देखो समुद्री रेखाएं जो होती हैं ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूअस एकदम हो स्ट्रेट, हमेशा जिग जैग होती, मतलब कि कभी ऐसे टाइप की कटी होंगी, कभी क्या होता है फिर ऐसे आकर के ऐसे कटी होंगी, ऐसे होता है ना, कभी क्या हो गया ऐसे ही हो गई, ऐसे अलग अलग तरीके से होते हैं। तो जो ऐसे होती हैं पतली पट्टियां, ठीक है, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट पेनिट्रेट्स इनटू लैंड इज कॉल्ड एज क्रीक। तो क्या बोलते हैं, क्रीक। क्रीक जैसे आप सुने होंगे सर क्रीक, सर क्रीक एक विवादित एरिया है ना बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सर क्रीक एटलस है आपके पास, ठीक है, गुजरात का आप मैप खोलो अगर एटलस है तो, और उसमें आप देखो कि उसमें बहुत सारे क्रीक दिए होंगे, सर क्रीक, कोरी क्रीक, ऐसे अलग अलग क्रीक दिए होंगे। यूपीएससी में एक बार पूछा हुआ है कि क्रीक्स क्या हैं। हाँ यार देखो, कांडला पोर्ट एरिया के आसपास क्रीक होते हैं, आप पोर्ट को क्रीक नहीं बोलोगे। क्रीक क्या होता है ना, क्रीक वैसे ही होता है कि जैसे आप समझो कि यहाँ पे पूरा पूरा जो है वो पानी भरा हुआ है, ठीक है, और आप ये दरवाजा खोल दो और एक पतली पट्टी बन जाए कि पानी यहाँ से निकल करके जो है वो
वहां तक पहुंच जाए, उस वाली दीवार तक। तो जो पतली पट्टी होगी ना पानी की, तो क्रीक बोलते। तो इट इज बेसिकली ए नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट पेनिट्रेट्स इनटू लैंड। और पता चला यहीं पर पोर्ट बना दिया गया भाई, पानी यहां से घुसेगा और ऐसे निकलेगा, तो पोर्ट यहां बना दो, तो पोर्ट के साथ ही जो जहाजें हैं वो बाहर निकल जाएंगी। हाँ 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 हाँ। नहीं, ये जो है ना, जैसे ये ऐसे बना हुआ है, ये नहीं है क्रीक, तो कच्छ की खाड़ी है। ये क्या है? कच्छ की खाड़ी है। इसके साथ ही जो यहाँ ऐसे बना हुआ है ना, ये अंदर की तरफ भी ऐसे, ये क्या है, ऐसे अंदर की तरफ भी ऐसे इसमें पतली पतली पट्टियां हैं जिनको क्रीक बोला जाता है। तो इधर तो पानी रहता ही है, इनमें भी ऐसे पानी निकलता है ऐसे। ठीक है, दे आर क्रीक्स। जैसे आप लिख लो उसमें, देयर आर मैनी क्रीक्स इन गुजरात। सर क्रीक, एग्जाम्पल सर क्रीक, कोरी क्रीक, गोदिया क्रीक। लाइकवाइज देयर आर नंबर ऑफ क्रीक्स इन गुजरात। गुजरात में बहुत सारे क्रीक्स मिलते हैं। वैसे ही लेगून का मतलब यह है ना, ये लेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्रीक में क्या होगा, बाहर की तरफ ये जनरली थोड़ा ओपन होता है, अंदर पतला होता है। लेगून में क्या होता है, लेगून ऐसे होगा, और लेगून में अंदर की तरफ ऐसे ये थोड़ा राउंडेड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और लगभग ये हर साइड से थोड़ा सा खाली ओपनिंग रहेगी। देयर इज ओनली ए स्मॉल ओपनिंग थ्रू विच वाटर एंटर्स इनसाइड एंड देन इट कम्स आउट। तो यहीं से पानी जाएगा, इधर घूमेगा और इधर से घूम करके आ जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि, तो इस ऐसे लेगून बोला जाता है इनको। तो जैसे केरला में आप देखोगे ना, वेम्बनाद लेक है। केरला में एक लेक है, लेक वेम्बनाद। तो लेक वेम्बनाद क्या है? लेगून लेक है। ठीक है, आपको देखोगे एटलस में तो आपको मिल भी जाएगी। कई बार ऐसे होता है कि जैसे ये ऐसे है, चलो ऐसे हो गया लैंड, यहाँ पर आ जाते हैं कोरल रीफ्स। आपने पढ़ा होगा ना, जब अब मैं आपको पढ़ा रहा था 7th या 8th की एनसीईआरटी, तो उसमें था फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल। तीन तरीके के कोरल रीफ होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल। तो जब ऐसे यहाँ कोरल रीफ यहाँ पे आ गया, उसने एक बैरियर बना लिया, तो क्या कर दिया, इसको जो है वो इधर से यहाँ तक बंद कर दिया, पानी इधर से आएगा और इधर से निकल जाएगा। ये क्या हो गया, ये भी लेगून लेक। जहाँ कोरल रीफ्स होते हैं वहां पर भी लेगून्स। ठीक है, लेगून और क्रीक समझ में आ गए। ठीक है, अब देखो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी बहुत माइन्यूट लेवल पर जाकर के क्वेश्चन, ऐसे ओवरऑल तो आप आउटलाइन पढ़ लोगे, लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर, तो आप गलत कर दो। ठीक है, व्हाट दिस वन, so it is shape of the lagoons. They are basically, you can say, circular or semicircular. They are all, you will find means mostly they are circular. ठीक है ना, but there is an opening that can be from any side. Exactly. क्रीक्स, क्रीक्स जो होंगे ये सेमी सर्कुलर नहीं होते हैं, क्रीक्स ऐसे होते हैं, एक पट्टी की तरह होते हैं, दे आर लाइक स्ट्रिप। हाँ, दे आर लाइक स्ट्रिप। व्हाट क्रीक्स? Creeks are not lakes. Creeks are a different structure, different landform. Yeah, exactly. It is a landform. It is a coastal landform. हाँ हाँ, वो तो वाटर के अंदर ही आएगा, है ना। तो क्रीक्स, लेगून्स, ऑल दीज आर कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तटों के किनारे बनने वाले बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, स्थलाकृतियां में लेगून होता है। ठीक है ना, आपके क्रीक्स होते हैं, जैसे आइलैंड्स होते हैं, ये भी तो लैंडफॉर्म है ना, कोस्टल लैंडफॉर्म हो गए। ठीक है, वैसे ही बार वगैरह होते हैं। बार का मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसे ये कोस्टल एरिया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ से कोस्टल वेव्स आई, ओशनिक वेव्स, और उन्होंने क्या किया, इस सरफेस को इरोड कर दिया। कोस्टल वेव्स भी ना, समुद्र के किनारे अगर कभी गए हो कि नहीं गए हो, कि नहीं गए हो, जो गए हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। इतना तेज से वो आती हैं और इतना तेज से हिट करती हैं, तभी पत्थर रखा जाता है, नहीं तो पूरी कोस्टलाइन को ही वो काट के खत्म कर दें, और वो मटेरियल लेकर के अंदर जाती हैं।
जब मटेरियल यहाँ से लेकर के वो अंदर गई, उसके बाद क्या हुआ, इसी मटेरियल को पता चला उसने जो है वैसे एक स्ट्रेट लाइन में रख दिया, ये मटेरियल ऐसे सीधा डिपॉजिट हो गया, रुक गया कहीं पर, तो क्या होता है, उसको बार टाइप से बोला जाता है। क्या बोलेंगे, बार। ये सब ऐसे लैंडफॉर्म्स बनाती हैं टेल वेव्स, या अपने आप ही मतलब जो होता है बन जाते हैं, नेचुरली भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये क्या करते हैं, अब यहाँ पर यही बताया गया है कि भाई कोची जो है वो एकदम साउथ में है और एक लेगून के पास है। ठीक है, मतलब क्या है कि भाई ऐसे है और ऐसे यहीं पर ऐसे लगून टाइप का है और वहीं पर कोची है। तो एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है। बात ये ना, जैसे पोर्ट का मेन काम क्या है, जहाजों का आना, जहाजों का जाना। ठीक है, अराइवल ऑफ द शिप्स एंड मूविंग ऑफ द शिप आउटसाइड। तो आप सोचो कि ऐसे जैसे ये लगून है, अब इसमें इधर से पानी आ रहा है, राइट। अगर आप कहीं पर भी इधर पोर्ट कर दो या इधर कर दो, तो क्या होगा कि जहाज आपको लेके आना है कि जिधर से पानी घुस रहा है उधर से जहाज को लेकर के आओ, कम लगेगा। दिल्ली आकर के क्या हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी किनारे, है कि नहीं। और इधर से जिधर से निकल रहा है आपको जहाज निकालना है, मतलब एक्सपोर्ट करना है मटेरियल, यहाँ पे आप यहाँ से निकालो, तो यहाँ से सीधा पानी जब ऐसे निकलेगा तो पानी के साथ वो आराम से सीख जाएगी। अभी बात आप समझे। ठीक है, इसलिए ऐसी जगहों पर जो होता है आसान होता है, इसलिए जो है वो कोची ऐसी ही पोजीशन पर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट, वुड यू सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन कहाँ पर है, तूतीकोरिन इज इन तमिलनाडु। दिस पोर्ट हैज ए नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड, thus it has a flourishing trade handling of a large variety of cargoes। मतलब अच्छा पोर्ट है, कुल मिलाकर के यही बताया जा रहा है, और इसकी कैपेसिटी ठीक ठाक है और यहाँ से ठीक ठाक ट्रेड होता है। ओके, when our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives etc and the coastal regions of India, ठीक है, चेन्नई is one of the oldest artificial ports of the country, it is ranked next to Mumbai in terms of volume of trade। मतलब चेन्नई एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, याद रखना चेन्नई कैसा है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है कि जिसको बनाया गया हो, डेवलप किया गया हो। नेचुरल का मतलब जो अपने आप जो है वो बन जाए। तो अब ऐसा नहीं होता कि प्राकृतिक तरीके का मतलब कि जो है वो भगवान शंकर सावन के महीने में हाथ उठाएंगे और सीधा ईंटे पत्थर और वो सब जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, उसमें भी ह्यूमन एफर्ट लगता है। लेकिन है क्या, आप देखो हर साइड में ज्यादातर, एक बार यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, देयर आर कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल पोर्ट्स टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, टुवर्ड्स द सॉरी वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट। मतलब कि पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए नेचुरल कंडीशंस हैं वेस्टर्न कोस्ट साइड में, इस साइड में, बट इस साइड में नहीं है। ऐसा क्यों है, एक बार ये आया हुआ है। देखो है क्या कि अगर आप यहां पर देखो इसका स्ट्रक्चर, यहां पर मेंस में आया हुआ है, ठीक है, यहां पर आप देखो सह्याद्री माउंटेन्स हैं, या जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट क्या है, टूटे फूटे हैं, कम हाइट के हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी रिवर आती हैं बहुत दूर से आती हैं, ऐसा है। तो रिवर जब यहाँ से आती हैं तो तेज चलती हैं, चलते चलते यहाँ तक इतना धीमी हो जाती है ना, कितना भी सेडिमेंट लेकर के आती हैं वो सिर्फ यहीं पर ऐसे रख देती हैं, सेडिमेंटेशन ज्यादा है। तो आप सिंपल सा सोचो कि अगर यहाँ पर आपको एक जहाज लेकर के आना है, पानी यहाँ पर भरा है, ठीक है, लेकिन सेडिमेंट भी है, क्या जहाज आप किनारे तक लेके आ पाओगे, नहीं लेकर, आपको हर साल खोदना पड़ेगा, मलबा हटाना पड़ेगा, so that the ship that is coming can sail up to the coastal region। भाई यहाँ से आती हैं जहाजें ना, यहीं पर रुकना पड़ता है उनको, इसलिए हर साल यहाँ से क्या होता है, मलबा हटाया जाता है। इसलिए नेचुरल कंडीशन, यहाँ पर क्या है, यहाँ की रिवर हैं, ये हाइट ज्यादा है इधर की वेस्टर्न घाट्स की, यहाँ की रिवर एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुरी, ज्वारनद मुख।
और एस्चुरी का मतलब क्या है कि लॉन्ग एंड नैरो डेल्टा। एस्चुरी का बताया था आपको, रीजन आपने किया या नहीं किया मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, एस्चुरी लॉन्ग एंड नैरो डेल्टा होते हैं जिनके पास गहराई होती है, डीप। मतलब कि भाई भाई आप सिंपल सोचो, पहाड़ है, ठीक है, यहां पर पानी भरा है, अब पहाड़ से सीधा नदी उतरी, नदी क्या करेगी, अपना सेडिमेंट बहुत दूर तक फेंकेगी, हाइट से आ रही है, प्लस जब पानी में एंट्री करेगी ना तो वाटर की के नीचे की जो जमीन है वो भी काट देगी, तो क्या बन जाएगा उसमें, वैली बन जाएगी, अंडर वाटर वैलीज। जब अंडर वाटर वैलीज बन गई तो आपको जहाज लाना है तो आप आराम से उस थ्रू लेकर के आ सकते हो किनारे तक। क्लियर? वो पानी अपने आप काट के नेचुरली बना देगा एक रूट, अंडर वाटर रास्ता बना देगा। इसके केस में वैसा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर नेचुरल कंडीशंस हैं। तो इधर के जो पोर्ट हैं, कांडला, मुंबई, ठीक है, नावा शेवा, जो भी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, ये सब क्या है, नेचुरल पोर्ट हैं। इधर के जो पोर्ट हैं ये आर्टिफिशियल टाइप के पोर्ट हैं, इनमें इनको बनाया गया है, तो ऐसी कंडीशंस नहीं थी, बट बिकॉज इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कोस्ट लाइन, देयर आर मैनी रिसोर्स रीजन्स नियर बाई, तो इफ इट इज कंस्ट्रक्टेड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ट्रेड, तो इनको भी जो है वो बनाया गया है। बात समझ में आ गई अभी? ठीक है, ओके। तो यही यहां पर बोला गया है कि भाई चेन्नई भी है और ये भी आर्टिफिशियल पोर्ट है लेकिन पुराना है। दिस रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ, मतलब यहाँ मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा व्यापार होता है। विशाखापत्तनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, ठीक है। तो विशाखापत्तनम क्या है, ये डीपेस्ट पोर्ट है, लैंडलॉक्ड पोर्ट है, और क्या है, वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन ओर। तो जो छोटा नागपुर रीजन उड़ीसा वाले के आसपास जो है वो जो भी चीजें होती हैं, आयरन कोल, उन सबको कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, जो भी मटेरियल है वो इधर से किया जाता है, विशाखापत्तनम में, जिसको विजयक बोलते हैं, ठीक है। पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन उड़ीसा, स्पेशलाइजिंग एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। तो लगभग आप देखोगे इधर के जितने भी पोर्ट है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, आयरन और कोल वाला वो जो रीजन है, आयरन और कोल, आयरन और कोयला, लोहा और कोयला दोनों को एक्सपोर्ट ही करते हैं ज्यादातर, जहां जरूरत पड़ती है भाई आता भी है, ठीक है। तो यहाँ यही बताया गया है। अब फिर आगे वही बताया गया कि भाई ऐसे जो बड़े बड़े पोर्ट थे ना उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, तो इसलिए सब्सिडरी पोर्ट्स डेवलप किए गए हैं। जैसे हल्दिया क्या है, इज ए सब्सिडरी पोर्ट, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सहायक पत्तन कोलकाता का, कोलकाता का सब्सिडरी पोर्ट है हल्दिया, ठीक है। जैसे जैसे मुंबई का है ना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वैसे ही भाई चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई का तूतीकोरिन हो गया। ऐसे हर बड़े पोर्ट का क्या किया गया है, एक सहायक पोर्ट जो है वो स्थापित कर दिया गया है, ठीक है। जो वहां डिफिकल्टीज आ रही थी उस थोड़ा सा ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ यही बताया गया है कि भाई आगे क्या है, एयरवेज के बारे में बताया गया है। तो एयरवेज को आप देखो, द एयर ट्रेवल टुडे इज द फास्टेस्ट, फास्टेस्ट है, मोस्ट कंफर्टेबल है, थोड़ा सा इलीट लोगों का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होता है यहाँ से, है ना। गरीब आदमी तो जो है वो अभी भी चालू में जा रहा है, रेलगाड़ी में भी जो है वो सुविधा संपन्न वाले में नहीं, स्लीपर और जो जनरल होता है ना। तो थोड़ा सा ये मतलब यही बताया जा रहा है कि भाई पैसे वाले लोगों का है, मतलब ये नहीं बता रहा है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक, तो मतलब ये बताया जा रहा है कि ये रेल एयरवेज जो है, जैसे रेलवेज वगैरह इसको तो मतलब माउंटेनियस रीजन वगैरह में पहुंचाया जा सकता है, रोड को हर जगह पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। ट्रेन फिर भी जो हाइट वाले रीजन्स होते हैं ना वहां पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डेवलप करना। जैसे आप देखो अरुणाचल वगैरह में बहुत कम ट्रेन है, सिक्किम वगैरह में, ठीक है। तो लेकिन एयर जो ट्रांसपोर्ट है, एयरवेज जो है उनको कहीं भी डेवलप किया जाए, क्योंकि उनको राउंडेड रूट्स की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा दिल्ली से उड़ी पहुंच गई इम्फाल,
हाँ भाई, एयर के लिए एयरपोर्ट चाहिए बनाना होगा। अगर आपके पास 1 किलोमीटर भी एरिया, हाफ किलोमीटर एरिया भी माउंटेन्स के बीच में है, ऐसा है जो फ्लैट लैंड है, तो एयरपोर्ट्स कैन बी डेवलप्ड ओवर देयर। तो फिर क्या होगा, यहाँ से उड़ेगा वहां। रनवे बनाने भर की जमीन चाहिए, ऑफिस तो आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, हेलीकॉप्टर अलग चीज है, ठीक है, बट रनवे की अगर आपके पास जमीन है, ठीक है, कि रनवे डेवलप हो सकता है, तो एयरपोर्ट्स आराम से डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहीं पर भी बताया जा रहा है कि इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, इसको कहीं पर डेवलप किया जा सकता है। अभी जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वहां पर भी बहुत, मतलब टोटल जो है वो तो क्या है, वो माउंटेनियस टेरेन एरिया है जो उत्तर पूर्वी भारत है, लेकिन वहां पर भी विकसित करने की कोशिश करी जा रही है। अब यहाँ वही वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, मतलब अगर एयर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, एयरवेज का डेवलप नहीं होता, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के बहुत सारे पार्ट ऐसा भी हो सकता था डिस्कनेक्ट हो सकते। डिस्कनेक्ट इन टर्म्स ऑफ कि मतलब वहां पर सुविधाएं नहीं पहुंचती, लोगों का पहुंचना डिफिकल्ट हो जाता। आज आप सोचो कि अरुणाचल प्रदेश के एकदम, या नागालैंड के एकदम मार्जिनल एरिया से भी आदमी दिल्ली तक आ जा रहा है काम करने के लिए, भाई बिकॉज एयर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। नहीं तो 5 दिन लगा करके, 4 दिन लगा करके कोई आने में एक बार वैसे ही सोचता, ठीक है। तो यही यहाँ बताने की कोशिश करी जा रही है कि भाई वहाँ का ट्रेन डिफिकल्ट है, इसलिए हवाई यात्रा ने उसको क्या किया है, एक सुगम बना दिया है, इजी बना दिया है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशंस टू इनएक्सेसिबल एरियाज एंड डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड। तो ये बताया पवन हंस एक हेलीकॉप्टर लिमिटेड है, ये क्या करता है, ये बेसिकली ओएनजीसी जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी है ना, ओएनजीसी क्या काम करता है, ऑयल को जो है वो खोजना, रेगुलेशन मतलब जो भी जहां पर भी ऑयल टर्मिनल्स हैं जहां से तेल मिलता है उनको रेगुलेट करना। एक है ऑयल इंडिया लिमिटेड और एक है ओएनजीसी, दोनों मिल करके करते हैं, ठीक है। तो इसने पवन हंस ने हेल्प किया है। अब ऐसे ही एयर ट्रेवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल, इट इज ओनली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। अब यहाँ पर क्या कहने की बात कही जा, क्या कहने की कोशिश करी जा रही है, मैं खुद ही कंफ्यूज था इसको पढ़ करके, ठीक है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जो मेरा समझना है, बहुत एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। कुल मिलाकर के एयर जो ट्रेवल है कॉस्टली है, बोल भी रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है ना, इसे कुछ ना समझ में आए तो ऐसे घुमा फिरा करके बोल दो। तो कुल मिलाकर के है कि एयर फेयर जो है वो क्या है, एक कॉस्टली है, इसलिए हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता है। जो हाई इनकम ग्रुप वाले पीपल हैं वो ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए स्पेशल प्लान्स ऐसे बनाए जा रहे हैं कि वहाँ इसको थोड़ा चीप किया जा सके, कि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन मूवमेंट बढ़े, ठीक है। यही यहाँ बात कही जा रही है। अब नेक्स्ट बात करी जा रही है कम्युनिकेशन की, ठीक है, कम्युनिकेशन। So ever since human appeared on the earth, they have used different means of communication, but the pace of change has been rapid in the modern times. Long distance communication is far easier without physical movement। मतलब ये बोला भाई कम्युनिकेशन हमेशा की नीड रही है, हमेशा की जरूरत रही है, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, रैपिड हो रहा है। वी आर लिविंग इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि अब समय के साथ लंबे डिस्टेंस को बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है फिजिकली भी, लेकिन बहुत सारे कामों के लिए पहले जो फिजिकल नीड्स होती थी, आना जाना पड़ता था, अब नहीं आना जाना पड़ता है। तो पहले क्या होता था, पहले अगर, तो आई डोंट नो आप लोगों का तो जनरेशन थोड़ा एडवांस हो गया है, हम जब छोटे छोटे थे ना, तो हमारे मामा जी जो थे वो सीआरपीएफ में थे, वो पोस्टेड, एक बार पोस्टेड हुए थे जम्मू कश्मीर रीजन में। और फिर क्या हुआ, हम लोग वो चिट्ठी भेजते थे, या मम्मी को मतलब मम्मी राखी भेजती थी, और वो है ना कि बहनें इंतजार करती हैं कि भाई की तरफ से भी कुछ गिफ्ट आएगा।
तो कभी कभी वो भेजते थे, या हम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड वगैरह भेजते थे, तो हम लोग वेट करते थे कि आज 1 जनवरी हो गई है, 5 जनवरी तक वो आकर के पहुंचेगा। तो सोचो कितना जो है वो था। आज क्या है, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे ही भेज दिए हैप्पी न्यू ईयर, खत्म हो गई ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मोड बीच में खत्म हो गया। तो पॉइंट यही बताया जा रहा है कि अभी जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो धीरे 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 बढ़ रहा है, चीजें फास्ट हो रही हैं, और जो पुराने मोड्स थे वो बहुत स्लो थे, अभी के जो नए मोड्स आ रहे हैं कम्युनिकेशन के वो बहुत फास्ट हो गए। अब चिट्ठी कोई नहीं लिखता है ना, अब जो है वो सीधा सीधा जो है वीडियो कॉल कर लेते हैं लोग कि भाई कहाँ पर हो। जैसे पहले जगजीत सिंह गाते थे ना, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश कहाँ तुम चले गए, अब वाले गाएंगे कि मोबाइल तुम्हारा गायब है कहाँ तुम चले गए। ठीक है, ओके। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविजन। अब ये बताया जा रहा है कि एक तो इसमें मोड हो सकते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे मोबाइल इज ए पर्सनल कम्युनिकेशन, बट आप उसका यूज क्या कर सकते हो, पब्लिक कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में भी अभी कर सकते हो, सोशल मीडिया। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे पब्लिकेशन, मतलब पब्लिक जो है वो जो कम्युनिकेशन होता है उसके डिवाइसेस भी हैं आजकल, इसमें जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, प्रेस हो गया, फिल्म हो गई, ये सारी चीजें। ठीक है, ये मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें मोबाइल भी जोड़ना था। ठीक है, तो कुछ पर्सनल हो सकता है और कुछ क्या हो सकते हैं, कुछ पब्लिक हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब पोस्टल की बात करी गई है, भाई इंडिया में जो भी चीजें हैं, कागज है, ऑफिशियल वर्क है, उनके लिए एक पोस्टल डिपार्टमेंट भी है, और वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटेन कम्युनिकेशंस। ये पार्सल को भी जो है वो डिलीवर करता है, जब आप कुछ चीज मंगाते हो ना जोमेटो से, सॉरी फ्लिपकार्ट से, तो फ्लिपकार्ट से ये होता है ना कि चेन्नई से चल रहा है आपका जो है वो, जो भी चीज आप मंगा रहे हो, जैसे मोबाइल ही इनकेस मंगा रहे हो, वो क्या होता है, वो डाक के थ्रू ही होकर के आता है, पोस्टल सर्विसेज के थ्रू ही होकर के आता है, आप तक पहुंचता है। तो वैसे भी चीजों को जो है वो कर सकता है भाई, पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन या पार्सल को भी ला सकता है। ठीक है, चिट्ठी भी अभी भेजोगे, पोस्ट कार्ड तो जाएगा जहां आप भेजोगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। अब कार्ड्स एंड इनवेलप्स आर कंसीडर्ड फर्स्ट क्लास मेल एंड आर इंटाइटल्ड बिटवीन बोथ। तो यहाँ कुल मिलाकर के यही बताया गया है कि भाई धीरे धीरे क्या है कि चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी के साथ में, बट अभी भी पोस्टल सर्विसेज जैसी सर्विसेज हैं जो कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं, पर्सनल लेवल पर भी हेल्प करती हैं, उसके साथ साथ बड़े लेवल पर मतलब कई लोगों के बीच में, ठीक है ना, भी हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, मेल्स इज लार्ज टाउन सिटीज, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल। अब धीरे धीरे क्या हो गया है, मेल का सिस्टम आ गया है। अब ज्यादातर ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो किससे होते हैं, मेल वगैरह के थ्रू होते हैं। मतलब टेली कम्युनिकेशन जो है धीरे धीरे नए नए डिवाइसेस के आ जाने से मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ गए हैं। मतलब सिंपल सा इतना है, पहले मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, यही था पोस्टल सर्विसेज वगैरह, पोस्ट कार्ड और चिट्ठी के थ्रू, बट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी अभी बहुत सारे हो गए। ठीक है, अभी आपको सीधा मेल कर दिया जाएगा पीडीएफ बना करके, आप अपॉइंटेड हो इस जॉब के लिए। ठीक है, और हर आदमी के पास लगभग मोबाइल आ गया है, ऑलमोस्ट सबके पास तो नहीं कहूंगा मैं, बट जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन के पास है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पोर्ट्स वगैरह को दिखाया भी गया है, ऐप में आप देख सकते हो, कांडला, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई, मार्मा गोवा, तूतीकोरिन, तो हल्दिया कोलकाता, आप इसको आराम से देख करके समझ सकते हो, विशाखापत्तनम, पारादीप, चेन्नई। ठीक है, पोर्ट्स को यहाँ पर बताया गया है। तो यही संचार सेवाओं को जो मैंने अभी आपको समझाया ना, इन्हीं को यहीं पर बताया गया कि भाई डाक वगैरह भी चल रहा है, उसके साथ साथ रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन भी कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, जैसे मैगजीन वगैरह क्या है भाई, ये पब्लिक कम्युनिकेशन के, अखबार
पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है। किताबें किसके लिए हैं? पब्लिक कम्युनिकेशन। ऐसा तो नहीं होता ना कोई किताब लिखेगा कि मैं लिख रहा हूँ श्यामू के लिए किताब, तो सबके लिए होगी, है ना। तो ये डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इनको भी पहुंचाने में डाक जो है वो हेल्प कर सकता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल में ही 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं, ठीक है। अब ये बताया जा रहा है कि भाई डाक में भी अब एडवांस्ड डाक सुविधाएं होने, ठीक है। जैसे 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं, अभी रूट्स डिसाइड कर दिए हैं, इस रूट्स के थ्रू जाएगा तो जल्दी जाएगा। प्लस अब आप देखो डाक भी जो है, पोस्टल में भी स्पीड पोस्ट आ गया है, रजिस्टर्ड पोस्ट होता है, रजिस्ट्री कर दो, स्पीड पोस्ट कर दो, मतलब आपकी कोई चिट्ठी जो 8 दिन में पहुंचती है, अगर आप उसको क्या कर दो, उसको रजिस्ट्री कर दो, कितने दिन में पहुंच जाएगी? 2 दिन में, 3 दिन पोस्ट कर दो में भी। हाँ, पहले नहीं था, है ना, पहले नहीं था, पहले नॉर्मल पोस्ट होता था, ठीक है। अब इनमें आप देखो, अब इनमें जो डॉक ये पोस्टल रूट्स बनाए गए हैं, तो पोस्टल रूट्स में राजधानी मार्ग, कैपिटल रूट्स, मेट्रो रूट्स, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, ऐसे ही बहुत सारे चैनल्स डेवलप करे गए हैं। 6 चैनल्स डेवलप करे गए हैं, मतलब बिजनेस वाला इस चैनल से जाएगा, सिटीज कैपिटल से कैपिटल कोई चीज जानी है वो इस चैनल से जाएगी, हर चीज के लिए अपना एक चैनल है, ठीक है। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के भारत के 2 गांव में भी एसटीडी सेवा दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार के आधार पर उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा प्रबंध किए। कुल मिलाकर के ये अभी एक जनरेशन पीछे का लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब एसटीडी का मतलब वही होता है ना, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, जो फोन होता था ना, तो हर गांव में नहीं, वो सिक्का तो उसके बाद का है, पहले तो ये होता था कि एक फोन रहेगा, एक गांव में 1-2 फोन होता था, ठीक है, वो पूरा गांव बात करता था। फिर सिक्का वाला आ गया कि दुकानदारों ने भी फोन लगवा लिए, 1 रुपए डालो 1 मिनट बात करो, ठीक है। फिर धीरे 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 मोबाइल आया, आप देखो नोकिया वाले उस समय खूब एकदम सोफिस्टिकेटेड टाइप से चल रहे थे, छोटे छोटे फोन्स आए, उस समय एक कॉल 9 रुपए की पड़ती थी, ठीक है। एक कॉल हम लोगों ने 14 रुपए तक की भी करी है। और उसके बाद धीरे धीरे मल्टीमीडिया मोबाइल्स आ गए, कि आप मोबाइल के साथ ही जो है आपकी ज़िंदगी जुड़ गई, आपके बारे में सारी की सारी जानकारी आपके मोबाइल में मिली, क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, ठीक है ना, क्या खुराफात कर रहे हो, आपके माँ बाप को आपको पकड़ना हो, कहाँ गड़बड़ करोगे आज, तो आपका मोबाइल एक बार चेक कर लें, इसके साथ निकल रहे हो आज सैर सपाटे के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही बात यहाँ कही जा रही है कि भाई पहले जो गवर्नमेंट ने था क्या था कि ऐसे किया कि चीजें थोड़ा सस्ती हो, गांव तक पहुंचे। अब धीरे धीरे फिर उसमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई, मोबाइल्स आ गए, और मोबाइल्स के थ्रू कम्युनिकेशन अब हो गया, अब हर आदमी के हाथ में। कि अब गांव के जो सबसे, क्या आप कह सकते हो, कम पढ़े लिखे लोग होंगे या जो नहीं भी पढ़े लिखे लोग होंगे, वो भी मोबाइल चला रहे हैं और उनको पता है कि फ़ोन कैसे करना है, इंटरनेट कैसे चलाना है, ठीक है, धीरे धीरे सीख गए हैं। तो जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत कुछ कार्यक्रमों नीतियों, अब ये बता रहा है कि भाई ये जो जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दे आर नॉट ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दे आर ऑल्सो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स। वो क्या करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो होते हैं, जो होती हैं, उसको देते हैं आम पब्लिक को। पहले आप देखो, पहले सोचो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे अगर सारी जाननी है कि क्या चल रहा है, यूएस और जापान के बीच में स्ट्रेस कैसा है, तो लोग रेडियो पे सुनते थे कि आज वहाँ के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वहाँ पर ऐसा किया जाएगा, हमारी नीति ये परिवर्तन आएगा। अभी क्या है, तुरंत मोबाइल खोलते हो, सर्च करो, ठीक है, कि स्ट्रेटजी, अब सीमा हैदर अभी केस एकदम चल रहा है, ठीक है, परेशान कर दिए हैं, मतलब कुछ भी खोलो, ठीक है ना, सिर्फ वही चीज, जो भी है वो तो टाइम के साथ हो जाएगा, लेकिन मीडिया में सिर्फ वही चल रहा है। अरे बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, है ना, उन सारी चीजों पे फोकस करो, वो भी एक मुद्दा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या चीज, देखो का बात ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव की बात ही नहीं है, ठीक है ना।
इंसेंटिव की बात नहीं है, बात यह है ना कि जितना लोग व्यू करते हैं ना उसमें काउंट होता है। जैसे आप कभी भी यूट्यूब वगैरह इन चीज को देखो ना कि जितना व्यू काउंट होता है उसके हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जितना उसको सनसनीखेज बनाएंगे उतना लोग उसको देखेंगे। आप जितना बार, आपको नहीं पता है लेकिन आप जितनी बार भी किसी न्यूज पे क्लिक करते हो इंटरनेट पे, उसका व्यू बढ़ता है और आप उतना पैसा देते हो उधर किसी ना किसी, ठीक है ना, डेटा के फॉर्म में और बहुत सारी चीजें हैं। और प्लस उनकी वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। जितना किसी चीज पे क्लिक होगा उतना उसकी ब्रांड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ यही बताया गया कि भाई अभी जो है वो ये खाली यही नहीं कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी बहुत जगहों की प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये सारी चीजें मतलब हर चीज से संबंधित चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र, सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते, अब ये बोला जा रहा है कि भाई इंडिया में क्योंकि बड़ा कंट्री है और बड़ी कंट्री होने के कारण से डिमांड है मैगजीन्स की, पेपर्स की, ठीक है। न्यूज़पेपर सब पढ़ सकते हैं, मोबाइल में भी हो सकता है कुछ लोग नहीं भी चला पाए, पेपर तो पढ़ सकते हैं। तो इन सब की डिमांड है, और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए मंथली, वीकली, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैगजीन्स जो होती हैं वो पब्लिश होती हैं अलग अलग पार्ट से। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई कम्युनिकेशन जो है वो इस तरीके से होता है, और ये मैगजीन्स वगैरह जो है वो पब्लिश करी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ इंग्लिश में क्या बोला गया कि टेलीविजन, मैगजीन्स, बुक्स, फिल्म्स, ये सब हैं। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट से वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल। अब बोला जा रहा है कि भाई इंडिया जो है इट इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। भारत में जो रीजन्स हैं, अलग अलग रीजन की अपनी अपनी भाषाएं हैं। ऑल इंडिया रेडियो है जो अलग अलग भाषा के लोगों के लिए, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते, भी एक अच्छी चीज, ओके। इंडिया पब्लिशेस ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स एनुअली। तो यहाँ से बहुत न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स वगैरह एनुअली पब्लिश होती हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर पीरियोडिसिटी। पेपर्स आर published in about 100 languages and dialects. Did you know that the largest number of newspapers published in the country are in Hindi? भाई हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो सिंपल सी बात है हिंदी में सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश होंगे, फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू, इसके साथ साथ इंग्लिश और उर्दू। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थिएटर फिल्म्स इन द वर्ल्ड, फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर्स, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फिल्म अगर कहीं पर प्रोड्यूस और रिलीज होती, दैट इज इंडिया। रीजन क्या है? क्योंकि इतनी भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा का अपना है ना, बॉलीवुड है, फिर उधर टॉलीवुड है, तो मतलब अपना अलग अलग सबका। हाँ, ओटीटी, ओटीटी तो ठीक है लेकिन सब सब लैंग्वेज की अपनी जो है, मतलब रीजनल सिनेमा जो है ना, बिकॉज ऑफ रीजनल सिनेमा इंडिया में जो फिल्मों का प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर आप सोचो कि सिर्फ बॉलीवुड होता हिंदी सिनेमा, तब तो फिर लिमिटेड, बहुत ज्यादा से ज्यादा कितना, एक साल में 500-600 फिल्में होती मैक्सिमम, या और आप मान लो 1000 हो जाती अगर रोज जो 2 फिल्म रिलीज हो रही हैं, तो ऐसे मानो। लेकिन रीजनल सिनेमा जो है वो तब भी 1000 नहीं होती, रोज 3 रिलीज होंगी तब 1000 होंगी, बट बिकॉज ऑफ रीजनल सिनेमा द नंबर इज हायर। कितना भी हो रहा है भाई, जैसे अगर आप ऐसे मानो कि हर फ्राइडे को 2 मूवीज लगभग रिलीज बड़े लेवल पर, 2-4 मान लो छोटे लेवल पर रिलीज, टोटल मान लो कि एक फ्राइडे को मान लो 5 मूवीज, ठीक है। तो एक मंथ में कितना हो जाएगा, 4 फ्राइडे आएंगे, 20 हो गई। 12 महीने हैं इंटू 20 कर लो, ज्यादा से ज्यादा मान लो मैक्सिमम 250, 250 मूवीज आर रिलीज, ठीक है, हिंदी। दिस इज माई एस्टिमेशन, एक्जैक्टली तो मैं भी नहीं कह सकता। अब सबका है तो भाई ओवरसीज में इंडिया की मूवीज अच्छा करती हैं। हाँ,
एकदम पकड़ रहे हैं, हाँ 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 हाँ। देखो उसमें क्या है ना यार, उसमें ये चीजें हैं कि जैसे आप देखो फिल्म में सेंसरशिप जो बोर्ड होता है, जैसे किस तरीके के का कंटेंट देना है, इसकी भी गाइडलाइंस है। अगर आप देखो उसमें ओटीटी ऐसा है ना कि कुछ भी दिखा दिया जाता है, इससे क्या हो रहा है, इससे मेंटल हेल्थ इंपैक्ट हो रहा है, ऐसा आर्ग्यूमेंट। इसलिए जो है वो सेंसरशिप लगाया जा रहा है कि भाई ठीक है आप चीजों को दिखाओ। जैसे आप देखो, जैसे एक मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, है ना, मूवी अच्छी थी, खूब उसमें गाली वाली भी दी गई थी, लेकिन रिलीज हुई मूवी, दिक्कत नहीं कि आप क्लोज जो है रियलिटी दिखाओ, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके पास जो देखने वाली पॉपुलेशन है ना, वैसा नहीं कि सब एडल्ट पॉपुलेशन है, सब बड़े यूथ है ना, किड्स वगैरह भी हैं। अगर वो शुरू से चीजें ऐसी देखेंगे या कुछ उसमें ऐसे कंटेंट हैं जो किड्स को नहीं देखना चाहिए, तो उनके मेंटल हेल्थ पर क्या होगा, असर पड़ता है। इसीलिए जो है सेंसर बोर्ड वगैरह जो है वो होता है। अब देखो बाकी क्या चीजें हैं कि हर जगह पर जो है अपने अपने हिसाब से राजनीति, और वो उसके हिसाब से जो है वो चीजें चलती हैं। इसमें आप जो है वो ऐसा है सच कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेन जो मेरा अपना सोचना है, सबसे बड़ी चीज है कि जो सेंसरशिप है के लिए होनी चाहिए जो मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट। ठीक है, बाकी आप, बाकी ह्यूमन का नेचर ही पॉलिटिकल है, चाहे जो भी आदमी हो। आप किसी कंपनी में भी काम करोगे ना, तो आप सोचो कि चार आदमी हमारे लिए जो है वो अच्छा अच्छा बोले। अभी ये नहीं सोचोगे ना कि हमको चार लोग जो है उल्टा सीधा बोले, तो वो उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन फिर भी जितनी चीज आप कर सकते हो, तो कर सकते हो, मेंटल हेल्थ वाला है। और दूसरा चीज क्या है ना, कि जो ओटीटी है, आप देखो ओटीटी क्या है, चीप थोड़ा सा है, सस्ती है। तो आप सोचो आप थिएटर में मूवी रिलीज हो रही है, इफ यू आर गोइंग टू वॉच दैट मूवी, इट वुड कॉस्ट एटलीस्ट 200 रुपीज मिनिमम। ओटीटी पर आपने 200 का सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप साल भर देख रहे हैं। इसलिए भी उसका क्रेज बढ़ रहा है। ओवरसीज इसलिए जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड का ऐसा कंट्री है जिसका सबसे ज्यादा डायस्पोरा स्प्रेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिंगापुर तमिलियंस बहुत भरे हैं, यूएई, और इधर वेस्ट एशिया केरलाइट्स, बिहार के लोग हैं, ठीक है, कनाडा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो पंजाब के लोग ज़्यादा हैं। वैसे ही आप देखोगे इधर ब्रिटेन वगैरह में भी पूरे इंडिया से लोग हैं, जो भी अर्बन क्राउड है अच्छी खासी। अगर आप अमेरिका की बात करो, मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, जो बीच के कंट्रीज हैं, सूरीनाम वगैरह हो गया, सब जगहों पर बहुत सारे लोग इंडिया से, जो लेबरर्स एक समय जो इंडेंचर्ड लेबरर्स बन करके गए थे, गिरमिटिया जिनको बोलते हैं, गिरमिटिया मजदूर, ठीक है, गिरमिटिया टर्म है, जो यहाँ से लोग गए थे काम करने के लिए खेतों वगैरह में, अलग कंट्रीज, मॉरिशस वगैरह में आप देख लो, इंडिया की पॉपुलेशन है। तो ओवरसीज जो है वो इंडिया की जो का जो एक्सेप्टेंस है बढ़ने का एक रीजन इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस और सॉफ्ट पावर का हर जगह पहुंचना है। और वो कैसे है कि लोग वहां पर हैं। हाँ तो बहुत सारी, तो इसीलिए आप देखो अब वो कई बार चीजें इसलिए सेंसर करी जाती हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाएं। कई बार मेंटल हेल्थ के लिए को किया जाता है, कई बार इसलिए किया जाता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी वगैरह हो, इन सब चीज़ों कोई ना कोई थ्रेट ना आ जाए। तो बहुत सारे इश्यूज हमेशा फिल्में बनती हैं ना, तो सेंसर बोर्ड बोर्ड मीटिंग होती है, पूरी देखी जाती है भाई इसमें से कौन सा चीज़ ऐसा है जो हमारे लिए सही नहीं है, तो क्या किया जाता है उनको फिर, ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात हो रही है आगे इंटरनेशनल ट्रेड की, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एमंग पीपल स्टेट्स एंड कंट्रीज रेफर्ड एज ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड जो होगा इसमें एक आदमी होगा जो क्या होगा, बायर,
एक आदमी होगा जो खरीदेगा, और एक आदमी क्या होगा, सेलर। एक आदमी बेचने वाला होगा, ठीक है, तो बायर सेलर होता है। अब इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज हो रहा है, वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये अगर इसको भेज रहा है कोई चीज, ये क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। और ये अगर कुछ चीज दे रहा है तो इट वुड बी इंपोर्ट। बायर सेलर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो चीजें होती हैं, आयात निर्यात। एक खरीदार होता है, एक विक्रेता होता है, ठीक है। द मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंजेस टेक प्लेस। और ये एक्सचेंजेस होते कहां पर हैं, मार्केट में, ठीक है। इनके लिए एक मार्केट भी जरूरी नहीं कि यहां से सीधा यहां पहुंचे, मार्केट भी एक प्लेस। अभी मार्केट की इंपॉर्टेंस घट रही है। तो पहले क्या होता था ना, पहले बिना मार्केट के कुछ नहीं होता था। आपको जो भी बेचना है आपको एक प्लेस पर जाना पड़ेगा। अभी टेक्नोलॉजी के आने से मार्केट जो है वो डोर टू डोर सर्विस पहुंचने लगी है। ये फ्लिपकार्ट क्या है, क्या आपको जूता खरीदना है, चाहे आप रिबॉक का खरीदो चाहे रिबूक का खरीदो, दोनों मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे। रिबॉक का खरीदोगे तो हो सकता है 2000 में मिले, रिबूक का खरीदोगे 300 में मिले। और आपके पास, आप देखो, कंपैरिजन वाला भी ऑप्शन रहता है, यू हैव ऑप्शन ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो कंपैरिजन आपने कर लिया कि वही रिबॉक एक साइट पे जो है, या एक बायर के द्वारा, एक सॉरी सेलर के द्वारा वही रिबॉक जो है वो 1800 में मिल रहा है, कोई 3600 में दे रहा है, और कहीं पर वो 1300 में 80% डिस्काउंट के साथ मिल जा रहा है, तो आप उससे तुरंत खरीदोगे। मार्केट की जो है वो धीरे धीरे यूटिलिटी जो है वो कम हुई, बट स्टिल अभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट की वैल्यू खत्म हो गई। फिर भी आपको रेगुलेशन के लिए, तो भाई जहां से आता भी होगा, कोई ना कोई तो दुकान होती होगी या प्रोडक्शन यूनिट होता होगा, वो भी किसी न किसी मार्केट के आसपास होगा। तो थोड़ा रिलीवेंस कम हुआ है डोर टू डोर सर्विस से, टेक्नोलॉजी से, बट फिर भी अभी मार्केट्स हैं। तो इसलिए मार्केट्स की जरूरत जो होती है एक्सचेंज करने के लिए होती है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। आपको पता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब है व्यापार जो दो कंट्री के बीच में होता है। इट में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर, लैंड रूट्स। अब ये किसी कहीं से भी हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड, एयर, लैंड रूट, कहीं से भी। भाई लोकल ट्रेड इज कैरिड आउट इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेज, द लेवल, ठीक है। तो यहां बोला जा रहा है कि भाई जो ट्रेड है इंटरनेशनल भी हो सकता है, ट्रेड डोमेस्टिक भी हो सकता है। डोमेस्टिक होगा तो लोकल लोगों के बीच में होगा, या दो जो राज्य हैं, प्रोविंसेस हैं, उनके बीच में होगा। इंटरनेशनल होगा तो दो जो देशों के बीच में होगा, दो कंट्रीज के बीच में, ऐसे हो सकता है। किसी भी कंट्री का जितना ट्रेड हो रहा है वो उस कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को, बिकॉज आप जितना ट्रेड कर रहे हो इसका मतलब आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उतनी है। और जो आदमी इकोनॉमिकली मजबूत है, जो कंट्री इकोनॉमिकली, जैसे जो आदमी इकोनॉमिकली मजबूत है ना, उसका सब सुनते हैं। क्या मेरे पॉकेट में अभी रोज 1000 रुपए खर्च करने की क्षमता हो, और मैं बोलूँ कि चलो रोज तुम लोगों को जो है वो कोल्ड ड्रिंक, समोसे और पार्टी कराऊंगा, ठीक है, और कोई एक आदमी है क्षमता 5-10 रुपए 20 रुपए की है, ठीक है, और वो नहीं कर सकता, उसके साथ 10 लोग घूमने वाले नहीं मिले, मेरे साथ 10 लोग घूमने वाले मिल जाएंगे। मेरा डिसीजन मेकिंग बड़ा रोल होगा। ऐसे कंट्रीज में, अमेरिका क्या है कि भाई बड़ा कंट्री है, इसीलिए बड़ा है क्योंकि इकोनॉमी जो है उसकी लार्ज है। कि बड़ा इन द सेंस हो सकता है टेरिटोरियल एरिया तो किसी भी कंट्री का बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, तो जापान छोटा कंट्री है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसलिए वो मजबूत कंट्री। एक्चुअली क्या है कि जापान की जो सिक्योरिटी है, तो सबसे ज़्यादा पैसा किसी भी कंट्री में डिफेंस में खर्चा होता है, ठीक है, हाँ, डिफेंस में। अभी भी इंडिया में आप देखो सबसे ज़्यादा जो पैसा मिलता है सरकार से वो किस में, डिफेंस में जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत पैसा मांगती है, ठीक है, प्लस एरिया जाता है, बहुत रिसोर्सेज जाते हैं बहुत ज़्यादा। और जापान का वो सारा जो मतलब है अफेयर, वो देखा जाता है यूएसए। भी कंट्री का डिफेंस में कम पैसा लगेगा, सिंपल सी बात है, कंट्री अपने आप ही ग्रो करेगी, प्रॉस्परस हो जाए, सब कुछ आएगा, सोल्जर्स,
वेपन, ठीक है ना, ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी, टैंक्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, ठीक है, फिर जो सैलरीज, ठीक है, तो सब कुछ है भाई ठीक है। अब इसको हम इंटरनल सिक्योरिटी में डिस्कस करेंगे, कभी हम बाहर बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं पर बोला जा रहा है जो कंट्री जो है वो जितनी इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन है वो कंट्री उतनी मजबूत है, और जिसका ट्रेड अच्छा है वो उतना इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन कंट्री बोली जाती है। एज द रिसोर्स आर स्पेस बाउंड नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई जो रिसोर्सेस हैं वो अलग रीजन में अलग अलग रिसोर्सेस हैं। जैसे आप सोचो तेल जो है वो वेस्ट एशिया में है, ऑयल, बट इट इज नॉट प्रेजेंट everywhere in India. So to fulfill the demands of our population, we also import oil from West Asian countries. But उनके पास पानी नहीं, हमारे पास तेल की कमी है बट उनके पास पानी की कमी है। तो पॉइंट जो बताने का यह है कि सारा रिसोर्स जो है एक जगह पर नहीं प्रेजेंट है, different resources are present at different locations and there are regional variations that are exist. So because of that क्या है कि ट्रेड मैंडेटरी है भाई, एक चीज कमोडिटी आप दोगे तभी दूसरी कमोडिटी आपको मिलेगी, ठीक है। इसलिए जो है वो ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए हर तरीके के रिसोर्सेज चाहिए। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द कंपाउंड्स, ये मैं आपको बता चुका हूं। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये है, यहां पर एक टर्म आया है ना बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है, मान लो सपोज यहां पर कोई एक कंट्री है, यूएसए है, और इधर साइड में है इंडिया, या लेट से आप मान लो कि बांग्लादेश है, या छोड़ दो बांग्लादेश, इसको एक्सपोर्ट खाली कर पा रहा है कितने का, एक एग्जांपल सोचो, इसको खाली 20 रुपीज का एक्सपोर्ट कर पा रहा है, 20 रुपए का, ठीक है, या 20 करोड़ का, मान लो आप 20 करोड़ रुपीज का ये कुछ चीज बेच रहा है इसको, और ये इसको बेच रहा है कितने का, 80 करोड़ का। इज देयर बैलेंस? नो, बैलेंस नहीं है। अगर ये होता कि 80 का बेचता और 80 का खरीदता तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता 80 करोड़ का, लेकिन ये 20 करोड़ का ही बेच रहा है और 80 का खरीद रहा है, मतलब 60 करोड़ का क्या है, ट्रेड इम्बैलेंस, 60 करोड़ का ट्रेड इम्बैलेंस है। और ये दिखाता है कि ये क्या है, इसके मुकाबले बहुत कमजोर, ठीक है। तो ट्रेड, और ये इसके पक्ष में भी नहीं है, ट्रेड हमेशा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता अगर ट्रेड एक तरफ जो है वो झुका हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा कंट्री है जो ज्यादा आपको बेच रहा है वो फायदे में है, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट नहीं होना चाहिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए। When the value of export exceeds the value of imports, it is called as favorable balance of trade, ठीक है। तो अब जैसे इसमें जब आप इसकी बात करोगे तो यूएस के लिए ये फेवरेबल बैलेंस होगा, फेवरेबल ट्रेड होगा, भाई ज्यादा बेच रहा है तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, और बांग्लादेश के लिए क्या है, ये अनफेवरेबल ट्रेड, ठीक है। ऑन द कंट्रेरी यही सेम चीज बताई जा रही है, यही जो चीज मैंने आपको दिखाया वही बताई जा रही है। इंडिया हैज ट्रेड रिलेशंस विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स and all the geographical regions of the world. The commodities exported from India to other countries include gems and jewelry, chemicals, related products, agriculture and allied products. मतलब ये बोला जा रहा है कि भाई भारत जो है, इंडिया हैज ट्रेड रिलेशंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, बिकॉज इंडिया इज इन इटसेल्फ इज वेरी बायोडाइवर्स। भारत खुद ही बहुत ज्यादा विविधता वाला, नॉट बायोडाइवर्स, डाइवर्स, ठीक है। तो इंडिया इटसेल्फ इज वेरी डाइवर्स कंट्री। भारत में पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, ठीक है, पठार भी हैं, मरुस्थल भी हैं, आइलैंड भी हैं, और हर जगह पर अपने अपने हिसाब से रिसोर्सेस मिलते हैं। तो हर कंट्री के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेस भारत जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है, और जिनकी कमी है उसको इंपोर्ट भी करता है। सो इंडिया हैज ट्रेड रिलेशंस विद मैनी कंट्रीज।
और अच्छे ट्रेड रिलेशन। ठीक है, द कमोडिटीज इंपोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम क्रूड। अब यहाँ पर ये बताया गया है, जैसे लास्ट वाली स्लाइड में बताया गया है भारत क्या क्या बेचता है ज्यादा। तो अगर आप यहाँ पर देखो, जैसे भारत क्या बेचता है, जेम्स, हीरे जवाहरात, ठीक है, ये सारी चीजें, सोना गोल्ड वगैरह, हीरा तो नहीं बेचता है लेकिन गोल्ड वगैरह है, गोल्ड सिल्वर, इन सारी चीजों को। ठीक है, और कुछ प्रेसियस स्टोन्स जो और भी मिलते हैं, मूल्यवान पत्थर, है ना, ज्वेलरी, वही सारी चीजें, केमिकल्स, रसायन, और उससे रिलेटेड एग्री प्रोडक्ट्स, फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एलाइड प्रोडक्ट्स का मतलब लोहा वगैरह भी, और बहुत सारी चीजें से जापान को भेजता है ना लोहा, वैसे बताया गया है। ठीक है भाई, वेस्ट एशिया को बहुत सारा ग्रेन जाता होगा, वहाँ तो ग्रेन होता नहीं है। अफ्रीका को ग्रेन ट्रेड करता है इंडिया, वहाँ तो होता नहीं है ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें तक। और अब खरीदता क्या है भारत, तेल खरीदता है। ठीक है, कुछ जेम्स भी खरीदता है, कुछ ज्वेलरी भी खरीदता है, केमिकल्स भी खरीदता है, अनरिलेटेड। इसको तो सिर्फ रिपीट कर दिया है नीचे वाला। ठीक है, बेस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज सॉफ्टवेयर जायंट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो खरीदता बेचता है, इसको तो आपको बाद में जब आप एडवांस पढ़ोगे तो अलग से पढ़ना पड़ेगा, या इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे किसका इंपोर्टर है किसका एक्सपोर्टर है, ये सारे। बट अभी इंडिया लीडिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सॉफ्टवेयर होता है ना, सबसे ज्यादा निर्माण भारत में होता है, और बेंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। दूसरे नंबर पर नोएडा है। ठीक है, सिलिकॉन वैली यूएसए की एक जगह है, सेकेंड सिलिकॉन वैली आप कह सकते, वहां पर भी अच्छा। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि वो भी वैसे मतलब टेक्नोलॉजी रीजन है वो, वहां पर जो सॉफ्टवेयर वगैरह अच्छे से डेवलप, सॉफ्टवेयर मार्केट टाइप से ही है वो, कंप्यूटर मार्केट ऐसे आप समझो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मार्केट है वो बहुत बड़ी। तो वैसे ही जैसे बेंगलोर है अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक हब, अभी नोएडा इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में डेवलप हो रहा है, ऐसे ही जो है वो उसी के बेसिस पे मतलब को बोला जाता है। ठीक है, अब टूरिज्म एज ए ट्रेड। अब ये तो सब अंतरराष्ट्रीय वही सब व्यापार के बारे में है कि भाई व्यापारी मार्ग होते हैं, एक बायर होगा, एक खरीदने वाला होगा, एक बेचने वाला होगा। ठीक है, बीच में मार्केट की जरूरत होगी, जिस चीज की जहां कमी है वो चीज खरीदी जाती है, जो ज्यादा है उसको बेचा जाता है। यही सब चीजें जो मैंने आपको इंग्लिश में बताई वही सब यहाँ हिंदी में लिखी हुई। भारत फिर क्या क्या खरीदता है, रत्न, जवाहरात, रसायन, ठीक है, और कृषि से संबंधित उत्पाद, ये चीजें भारत बेचता है। खरीदता क्या क्या है, उसी में कच्चा तेल, उत्पाद, रत्न, जवाहरात। और पता है भारत एक इस समय सबसे सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हथियार अगर कोई खरीदता है, कौन सी कंट्री खरीदता है आपको पता है, खरीदने वाला? नहीं, बार आया हुआ क्वेश्चन है। नहीं नहीं, सऊदी अरेबिया के सबसे ज्यादा हथियार पूरे विश्व में होता है, सऊदी अरेबिया। दूसरे नंबर पर है भारत। ठीक है, तो यहाँ पर वही मतलब ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता दिया, इसको थोड़ा डिटेल में आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। अब एक ट्रेड, एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ठीक है, इंडिया में रैपिडली ट्रेड जो है वो टूरिज्म ग्रो हो रहा है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व संस्कृति को प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें संस्कृति मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर यही बताया जा रहा है कि भाई इंडिया में टूरिज्म ने बहुत तेजी से ग्रो किया है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स हैज डेवलप्ड टू डिफिकल्ट टेरेन रीजन्स ऑल्सो। ऐसे भी रीजन है ना जो एक्सप्लोर्ड हैं, उन रीजन्स में भी जो पहले जहां एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती थी, लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर चैनल्स डेवलप करे जा रहे हैं
लगातार रास्ते बनाए जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, इसलिए पिछले कुछ सालों में ट्रेड मतलब टूरिज्म ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इंडिया। ठीक है, इंडिया में आप देखोगे वही डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स है, तो आपके पास डेजर्ट भी है, आपके पास पहाड़ भी हैं, माउंटेन भी हैं, आपके पास कोस्टल रीजन्स भी हैं, तो हर तरीके का टूरिज्म आप डेवलप कर सकते हैं और इंडिया ने किया हुआ है। ठीक है, लगभग 150 लाख से ज़्यादा लोग डिफरेंट डिफरेंट कामों से टूरिज्म में जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो कुछ लोग, कुछ नहीं तो भाई जो है वो जो बैठ करके समुद्र के किनारे गुब्बारे ही बेच रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट तो उनको भी एक तरीके से मिल ही रहा है। लोग पता चला वहीं पर बैठ करके पानी पूरी की दुकान ही लगा दिए हैं, है ना। मैं गया अभी मैं कुछ मतलब 2 साल पहले मैं गया हुआ था महाबलीपुरम। कहाँ पर है महाबलीपुरम? नहीं भाई, भारत में है, तमिलनाडु। ठीक है, महाबलीपुरम, याद रखना महाबलीपुरम जो है बहुत फेमस है, एक एरिया है। ठीक है, दूसरा चीज महाबलीपुरम में रथ टेम्पल्स हैं। आर्ट एंड कल्चर भी आप पढ़ोगे ना, देयर आर थ्री वेरी फेमस टेम्पल्स ओवर देयर। एक रथ टेम्पल है, रथ मंदिर। दूसरा वहां पर शोर टेम्पल है, समुद्र के किनारे वाला मंदिर। ठीक है, और तीसरा एक टेम्पल और है, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है, देख लेना आप। हाँ, टेम्पल क्या मतलब, टेम्पल है और उसके पीछे कृष्णा बटर बॉल, वहाँ पर बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। हाँ, कृष्णा बटर बॉल मतलब एक लगभग 1000 टन का ऐसा बहुत बड़ा पत्थर है, और वो ऐसे आप ये समझो एकदम वर्टिकली टाइप से टिका हुआ है। ठीक है, जब ये फ्रांस के प्रेसिडेंट आए हुए थे यहाँ पर, तो वो वहाँ घूमने के लिए गए हुए थे महाबलीपुरम। वो बहुत, आप सोचो कि इतना बड़ा पत्थर है कि मतलब आप समझो ना 1000 टन के राउंड एग्जैक्ट, उसका आप देख लेना वेट कितना है। पूरा राउंडेड है और ऐसे एकदम टिका हुआ है, स्लोप है बहुत तगड़ा, स्टीप स्लोप, और उस पे वो ऐसे टिका हुआ है। और ऐसा बोला जाता था कि एक टाइम पे जो है उसको लगभग 100 हाथी खींच रहे थे। अब ये स्टोरीज हैं, खुद तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला, वो ग्रेविटेशनली बहुत अच्छा बैलेंस है। बोला जाता है कृष्णा बटर बॉल या कृष्णा का माखन लड्डू। ठीक है, तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। ऐसे 2-3 चीज बहुत ही फेमस है वहाँ। बात समझ में आ गई? इस तरीके से अब वहां पर क्या है कि भाई देखने के लिए लोग जा रहे हैं, तो टूरिज्म जो है वो डेवलप हुआ। अब यूट्यूब पे आप देखो ब्लॉगर्स आ गए हैं, जब आप देखते हो ना तो आपकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाते हैं, यार जाना चाहिए वहां पर ऐसी। अब सी रूट्स वगैरह भी बन गए हैं बहुत सारी, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, रोड वगैरह बन गए हैं, रेलवे नेटवर्क भी ऐसी जगहों पर बन गए हैं जो इनएक्सेसिबल हैं, वहां पर भी लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और टूरिज्म जो है वो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है और बहुत लोगों जेब को भी ढीला करवा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, हमारा इंटरवेंशन भी बढ़ रहा है नेचर। ठीक है, जैसे जैसे हम नेचर में पहुंच रहे हैं, हमारा इंटरवेंशन भी नेचर में बढ़ रहा है, हमारी दखलंदाजी भी बढ़ रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो होमोस्टैटिक मैकेनिज्म है नेचर का, तो उनका उसका अपना नेचुरल एवोल्यूशन है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, और उसके कारण से क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है, टूरिज्म की ही प्रॉब्लम है एक तरीके से। अगर आप देखो माउंटेनियस रीजन में टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, गर्मी में खूब गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। वैसे बोलते हैं ना टूरिस्ट आते हैं और उसके कारण से, अरे भाई टूरिस्ट जाएंगे, ठीक है, आप गए, अब आपको क्या हुआ, आपको वहां चाहिए हमको कोल्ड ड्रिंक मिले, बीमार भी हो सकते हो, आपको दवा भी चाहिए, दुकानें खुलेंगी। अब दुकानें खुलेगी तो धीरे 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 नंबर्स और बढ़ेंगे, लोगों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, फिर जब एक्सेसिबिलिटी और लोगों की बढ़ी, तो इंडस्ट्री वाले ने सोचा कि एक छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ डाल देते हैं, फिर डिमांड बढ़ रही है, आपने इंडस्ट्री डाला, एक इंडस्ट्री ने दूसरे इंडस्ट्री को प्रमोट किया, कुल मिला करके क्या होने लगा, क्लाइमेटिक डिस्टर्ब। इंडस्ट्री जब लगेगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलेंगे,
रिवर्स वगैरह में जाएंगे वो पोल्यूट होंगी, फिर धुआं निकलेगा, स्मोक एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन करेगा। ऐसे कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही हैं चीज, दे आर लिंक्ड। बात समझ में आई? तो यही यहाँ बताया जाए भाई, टूरिज्म के कारण से अभी बहुत सारी जगहों पर ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा हुआ है, और चीजें तो नेचुरली थी जैसे, अब वैसे नहीं रह गई हैं। नदियां प्रदूषित हो रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वहां की जो शुद्ध हवा होती थी माउंटेनियस, द एयर इज ऑल्सो गेटिंग पोल्यूटेड। तो ये डिस्टरबेंस कर रहा है, प्लास्टिक वेस्ट बढ़ रहे हैं। चाहते हो ना कि भाई बैठ करके समुद्र के किनारे नारियल पानी पिए, ठीक है, बढ़िया गए जो है वो पति पत्नी बैठ करके नारियल पानी पी रहे हैं, उसके बाद नारियल पानी पीने के बाद नारियल को भी समुद्र में फेंक दिया, उसका जो स्ट्रॉ था उसको भी फेंक दिया, ठीक है। तो अब आप सोचो, स्ट्रॉ भी आपने फेंक दिया, उस वो कोई ना कोई जो भी उसमें मरीन ऑर्गेनिज्म है उसको लगेगा फूड है, खा लेगा, डेथ होगी। ये चीज है ना। और उसके साथ ही आप देखो कि जैसे जब सुनामी आई थी ना, अगर आप सुनामी इमेजेस देखो 2004 वाली, तो बहुत सारा जो पोल्यूशन था ना, कोस्टल वेव्स आई जो है, ला करके जब हिट किया, मतलब जो भी किनारे थे, खूब सारा पॉलीथीन, बॉटल, स्ट्रॉ ला करके गांव में फेंक दिया। हाँ, तो लोगों ने बोला कि जो हमने प्रकृति को दिया, एक डिबेट चला था, जो हमने नेचर को दिया, नेचर ने हमको वापस लौटा दिया रेस्ट के साथ। हाँ हाँ हाँ, तो एग्जैक्टली तो यही चीज तो है। आप सोचो कि कारण से क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी स्पीसीज का, पूरे एक्सटिंक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक एंड डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ वेस्ट। भाई उसी में से किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो वही चीज। तो अब यही बताया जा रहा है कि भाई इतना तो टूरिज्म बढ़ रहा है, लेकिन टूरिज्म इज ऑल्सो ब्रिंगिंग थ्रेट्स टू अस। इकोलॉजिकल डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है बिकॉज ऑफ टूरिज्म। तो इसलिए टूरिज्म कैसा होना चाहिए, इको टूरिज्म, दैट शुड बी सस्टेनेबल। हमें हमेशा नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू को देख करके टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। टूरिज्म हो लेकिन कैसा हो, बैलेंस्ड, नेचर को ज्यादा डिस्टरबेंस, ठीक है। यही बता, देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इंडिया, बिकॉज इट इज वेरी डाइवर्स, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टूरिज्म एवरीवेयर इन इंडिया, एंड दैट शुड बी प्रमोटेड, बट दैट शुड बी, समझ में आ गई बात? इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है। क्लास 10th कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग क्लास 11th की बात करते हैं। क्लास 11th में जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन है, कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, हाउ ज्योग्राफी हैज डेवलप्ड एज ए डिसिप्लिन along with the passing time। बढ़ते हुए समय के साथ ज्योग्राफी कैसे डेवलप हुई है। तो देखो इसमें जो बेसिकली आपको बताया गया है, ज्योग्राफी जो है वो एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, आपको पता है, ठीक है। ज्योग्राफी क्या है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। और ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जियो, ठीक है ना, प्लस ग्राफ या ग्राफीन, ठीक है। तो जियो का मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस,
जियो मतलब जो है अर्थ, ग्राफीन मतलब उसका एक डिस्क्रिप्शन देना। तो वही है कि अर्थ जो हमारा स्पेसशिप है, अर्थ को एज ए स्पेसशिप बोला गया है। ये क्या है, एक स्पेस है, और इस स्पेस के ऊपर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, और उनकी स्टडी जो है उन डिफरेंस लैंडस्केप्स की और उनके डिफरेंसेस की, सब की स्टडी जो करता है वो कौन करता है, ज्योग्राफी करता है। ठीक है, तो व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आवर लाइव्स आर अफेक्टेड। अब ये बोल रहा है जो भी चीजें हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, इनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट, क्या है इनके बीच में आपस में एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तब कहीं ना कहीं ये इसको प्रभावित कर रहा है और ये इसको, अंतर संबंध है, चाहे वो आप लिविंग को ले लो चाहे आप नॉन लिविंग, उन अंतर संबंधों को पड़ेगा। ठीक है, जो भी इंटर रिलेशनशिप हैं बिटवीन लैंड फॉर्म्स, ह्यूमन बींग्स या बायोटिक या बायोटिक कंपोनेंट जिनको आप बोलते हो, ये लैंड फॉर्म्स क्या हो गया, एबायोटिक हो गया, अजैविक हो गया, जो भी ऑर्गेनिज्म है, आदमी है, ठीक है ना, सांप है, बिच्छू है, कीड़े हैं, बायोटिक हो गया, ये सब के बीच का एक इंटर रिलेशनशिप है, और उसकी स्टडी क्या करते हैं हम ज्योग्राफी में करते हैं। और हमको समझना पड़ेगा, हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन अनेक रूप अनेक चीजों से प्रभावित होता है। ठीक है, हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, वी कंज्यूम रिसोर्सेस, रिसोर्स जब आप कहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे आप मान लो कोई पहाड़ है, जब इसको तोड़ रहे हो आप आयरन लेने के लिए, तो आप कितना पेड़ काट रहे हो, मतलब कितने बर्ड्स का हैबिटेट आप डिस्टर्ब कर रहे हो, कितने रेप्टाइल्स रहते होंगे उसके अंदर, सांप वगैरह, सबको आप जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हो, कितना उसमें जानवर रहता होगा। ठीक है, लेपर्ड वगैरह रहते होंगे, हैबिटेट आप डिस्टर्ब कर रहे हो, भाग के कहाँ आएंगे, आपके घर में घुसेंगे, आपको नुकसान करेंगे, फिर कभी वो आपको मारेंगे, कभी आप उनको मारोगे, यही चीजें हैं, तो इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस होगा। तो वही बोला जा रहा है कि भाई हम अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं, अब ये बता रहा है कि कैसे जो कल्चरल लैंडस्केप हुआ है वो चेंज हुआ है, हाउ कल्चरल लैंडस्केप है चेंज। कल्चरल लैंडस्केप का मतलब ये है जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, सांस्कृतिक भूदृश्य, वो बदला कैसे। तो सांस्कृतिक का मतलब है पहले के जैसे आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करो, कल्चरल लैंडस्केप ऑब्जर्व करना है, सो यू विल हैव टू ऑब्जर्व सोसाइटी। सोसाइटी में आप क्या देखो, एक गांव है, पहले का समय आप इमेजिन करो, गांव होगा, गांव में कच्चे घर होंगे, पहले ऐसे थे। ठीक है ना, हर घर में दो जानवर होते थे, लोग सिर्फ खेती करते थे, कई बार औरतें क्या होती थी, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है ना, सिर्फ एग्रीकल्चरल करने में और धान काट के लाने में, बीच में उस करने में सारा समय चला जाता था। कैसी थी, रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी विद लेस मोबिलिटी, बाहर काम वाम करने को जाते थे, जाएंगे, शहर ही ज़्यादा नहीं थे तो जाएंगे। यही था उस समय का कल्चरल लैंडस्केप। लोग क्या करते थे आपस में, उस फिर जैसे फसल बो दिए, ठीक है, बाकी का जो टाइम, जैसे एग्रीकल्चर में क्या होता है, बीच में ना एक डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, हाँ हाँ, वही मतलब लीन सीजन आप कह लो, मतलब कुल मिलाकर के 1-2 महीने का टाइम पीरियड होता है जब कोई काम नहीं हो, आदमी क्या करते थे, रामलीला मना रहे। अरे भाई ऐसे ही होता था, आप देखो ना, फेस्टिवल्स होते थे, मेला लगते थे, जब आदमी के पास काम कम होता था तो वो इन सब चीजों में अपना टाइम जो है वो करता था। ठीक है, ये तो है ना कि आपको कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत है, मैं आपको हमेशा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश, इंफॉर्मेशन हो सकता है एक आध मेरे से भी गलत हो जाए, अगर आप कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रखोगे, पढ़ने में कभी गड़बड़ी नहीं। ये तो पहले की सोसाइटी कैसी थी, ऐसे ही सोसाइटी थी, रूरल सोसाइटी, सोसाइटी ग्रामीण थी, कृषि आधारित व्यवस्था थी, लोगों की मोबिलिटी कम थी, भाई एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो बाहर क्यों काम करने जाएंगे, है कि नहीं। और फिर जो टाइम उनको मिलता था फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे,
के साथ साथ जैसे फसल कट के आ गई, फिर भी कटने के बाद भी आप देखो 1 महीने तक नई फसल नहीं लगाई जाती है। उस बीच में फेस्टिवल मनते थे, अभी भी मनाए जाते हैं। अभी भी आप देखो ना, जब चावल कट के आता है उसी में चूड़ा बन करके घर में आता है, दिवाली मनाई जाती है। जिसको आप बोलते हो ना पोहा, जो आप बनाते हो, वो पोहा जो होता है वो चूड़ा होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो जब दिवाली के समय सबसे ज्यादा लोग उसको जो है वो खाते हैं, या दिवाली जब सेलिब्रेट करी जाती है तो उसको रखा जाता है। एक फेस्टिवल आया कब, वो जब एक फसल कटी चावल के साथ रिलेटेड। फिर उसके बाद क्या है कि फिर 1 आध महीने चलता है दिवाली दशहरा, वही सीजन। आप देखो 20 दिन का फेस्टिवल फसल कटने के साथ ही चलता है। छठ पूजा उसी समय चलती है। हर रीजन का अपना अपना है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर गेहूं की फसल शुरू, फिर कोई फेस्टिवल नहीं होता है नवंबर के समय, देयर इज नो। तब वही दिवाली खत्म हुई। ठीक है, फिर नवंबर दिसंबर तक हमारे इंडिया में नहीं होता, इधर अपना क्रिसमस मनाया जाता है, वेस्ट में अलग चीज है। ठीक है, फिर हमारा फेस्टिवल नहीं है। फिर आप देखो जैसे दिसंबर क्रॉस होता है, आप देखो मकर संक्रांति से जैसे जैसे फसल पकने लगती है फेस्टिवल शुरू। ठीक है, तो पहले फसल पकने के टाइम पे मकर संक्रांति और ये सब चल रहा है, पिलग्रिम वगैरह चलते। फिर फसल जब पक जाती है इट जाता है, वो चलती है कुछ टाइम पे। फिर क्या होता है कि ये मतलब कई सारे फेस्टिवल आते हैं उस टाइम पीरियड आता है। हाँ, फिर उसके बाद 2 3 महीने जब गर्मी होती कम रहता। ठीक है, फिर सावन में शुरू हो जाता है। तो ऐसे मतलब आप देखोगे कि पॉइंट यही है ना कि पहले की जो सोसाइटी थी ना, उसका जो कल्चरल लैंडस्केप था दैट वाज डिफरेंट। अभी की जो सोसाइटी है उसका कल्चरल लैंडस्केप डिफरेंट है। अभी हम लोग क्या हैं, अभी हम लोग अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यार अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नाउ। गांव में भी अब लोग उतना फेस्टिवल नहीं मनाते हैं, बल्कि लोग ज्यादा जोर देते हैं कि हम कैसे अपना धंधा बढ़ाएं। अभी हमारा नेचर क्या होगा, इकोनॉमी ओरिएंटेड हो। इंडस्ट्रियल अर्बन होने का मतलब ही है कि इकोनॉमी ओरिएंटेड होना, मनी पहला पैरामीटर। तो वही भाई, जो प्रॉफिट तभी आएगी ना जब इकोनॉमिक नीड्स आपकी बढ़ेंगी। ठीक है, तब आप काम करोगे, तब आप इन्वेस्ट करोगे, तब आप प्रॉफिट का सोचोगे। तो वही है कि आप देखो टाइम के साथ कैसे कल्चरल लैंडस्केप चेंज हुआ। रूरल एग्रेरियन से हम लोग अर्बन इंडस्ट्रियल। ठीक है, और इस सब चीजों की, इस सारे चेंज के प्रोसेस में हमने बहुत सारी चीजें बदली हैं। वे ऑफ लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लिविंग बदली, हमने रहने का तरीका बदला, हमने अपनी जो फैसिलिटीज होती थी चेंज किया, है कि नहीं, हमने इन्वायरमेंट में चेंज किया, हमने सराउंडिंग्स किया, और उनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी है। ठीक है, तो इन सारे इम्पैक्ट्स की स्टडी, कल्चरल लैंडस्केप्स का एवोल्यूशन, उसके इम्पैक्ट्स सब की क्या करता है। तब अर्थ के सरफेस जो भी है, अर्थ की सरफेस टाइम के साथ कैसे चेंजेस आए हैं, स्टडी ज्योग्राफी करता है। इसलिए आदमी था हेरोडोटस ने कहा था, ज्योग्राफी स्टडीड हिस्टोरिकली एंड स्टडीड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। ठीक है, और इतिहास को ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, तभी हम जो है वो ज्यादा अच्छे से। हर टाइम पीरियड की अपनी एक ज्योग्राफी और एक हिस्ट्री। यही सोचो, आज तुम्हारे गांव में, आज के तुम ऐसे सोचो कि 1000 years बैक जो भी टाइम पीरियड था, क्या टेम्पोरल स्टडी करती है, और ज्योग्राफी क्या करती है, लैंडस्केप। टाइम पे कैसा रहा होगा सिस्टम, सोशल सिस्टम। आपको हिस्ट्री पढ़ना है उसकी, और ज्योग्राफी भी जानना है, आप ज्यादा इफेक्टिव। यहाँ यही बताने की कोशिश,
भाई क्या है, हमको बहुत तरीके के सत्य हैं, सबका अपना सत्य होता है, सत्य होते हैं, मेरा सत्य, एक तुम्हारा सत्य, और जो वास्तविकता में सत्य है। तो जब तक आप चीजों को रेशनली नहीं पढ़ोगे, टेम्पोरली नहीं पढ़ोगे, जोग्राफिकली नहीं पढ़ोगे, तब तक आप वास्तविक सत्य को नहीं जान पाओ, है ना। यही यहाँ बताने की कोशिश करी जा रही, ठीक है। तो यही है कि भाई अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे ज्योग्राफी में ये सब डिबेट्स आए, डिफरेंट डिफरेंट डिबेट्स, और पढ़ी गई डिफरेंट तरीके से, अब क्या है कि तब भी जो जानकारी हमारी थी बहुत ज्यादा, वो आप ये कह सकते हो कि हम बहुत ज्यादा लार्जर लेवल पर नहीं जान पाए, बिकॉज हमारे पास जो एक्सेसिबिलिटी थी उसकी कमी थी, टेक्नोलॉजी थी उसकी कमी थी। तो पुराने लोग जो ज्योग्राफी पढ़ते थे ना, वो लोग बोलते थे कि जो ज्योग्राफी है, ठीक है, वो सॉरी, जो पृथ्वी है वो सीधा सीधा स्वर्ग से जुड़ी। कैसे बोले, जो पहाड़ है ना, एक खंभे जैसे, आप देखो ना पहाड़ों के बीच बादल तैरते रहते हैं, बोले ये पहाड़ हैं, ये खंभे हैं, और इन्हीं के ऊपर क्लाउड्स जो है ना, आसमान है वो, और वो टिका हुआ है। पहाड़ खंभे हैं, और अगर आपको कभी भगवान से मिलने जाना हो, ठीक है, तो इन्हीं का रास्ता पकड़ते चले जाओ, ठीक है। इसीलिए आप देखो टेम्पल्स पुराने टाइम के हर जगह के हाइट्स पे रहते थे, पहाड़ों पे हमेशा रहे हैं टेम्पल्स, चर्चेज। ऐसा बोला जाता था कि जो ईश्वर हैं वो, एक तो उनकी पोजीशन ऊपर होनी चाहिए, दूसरा इन्हीं रास्तों से वो आएंगे जाएंगे, ठीक है। तो भाई, तो अब ऑब्जर्वेशंस थे कि हर समय के जो होते हैं, हर समय साइंटिफिक टाइप के टेम्पर वाले लोग होते हैं। भाई अभी अभी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है तो अभी के जो है उनको ज़्यादा एक्यूरेट कह सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं रहा होगा कि उस समय जो साइंटिस्ट रहे होंगे या जो चीज़ों को ऑब्जर्व करने बनाने वाले लोग रहे होंगे वो कम बुद्धि वाले थे, कम रिसोर्स में उन्होंने डेवलप किया, बहुत डेवलप किया। तो हम अभी क्या है, हम अभी इवॉल्व हो रहे हैं एज ए, धीरे धीरे ना, कि एज ए सोसाइटी भाई लगातार एवोल्यूशन चलता रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। अभी जो चीज का कॉन्सिक्वेंस है, का रिजल्ट है धीरे धीरे, हाँ। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि टाइम के साथ जैसे जैसे चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, ग्लोब आ गया है, जीआईएस आ गया है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी आ गई है, और बहुत सारी चीज़ों ने क्या किया है, चीज़ों को आसान बना दिया। ग्लोब से हम समझ सकते हैं ना कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, मैपिंग करके हम समझ सकते हैं उसको, फ्लैट सरफेस पे भी स्टडी कर सकते हैं। अर्थ अर्थ तो क्या है, स्फेरिकल है, लेकिन हमने उसको फ्लैट सरफेस में भी चेंज कर दिया है उसके मॉडल को, और हम वहां से भी आराम से स्टडी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लिया हमने कंप्यूटर का। हम कार्टोग्राफी, यही मतलब कार्टोग्राफी मीन्स मैप में भी मैप मेकिंग, मैप बना करके हमने कंप्यूटर का यूज करके मैप बनाए हैं, और तरीकों से मॉडलिंग अब हम कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमने समझ, अभी देखो 3D मॉडल्स आने लगे हैं, देखते हो ना कि पहले ऐसे चल रही है, अचानक आयरन मैन ने ऐसे हाथ लगाया कंप्यूटर से, फेंका और फ्लैट सरफेस पे बन गया कि यहाँ पहाड़ है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा। नए नए तरीके की मॉडलिंग आ रही है, इससे क्या हो रहा है, और समझने में आसान हो रहा है। भाई आप सोचो, जैसे जब हम लोग पढ़ते थे, लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते थे, बहुत सारी चीज़ें तो हम इमेजिन नहीं कर पाते थे। भी आप पढ़ रहे हो ना कि इंटरनेट तुरंत खोलो, जैसे आपको ग्लेशियल रीजन दिखाना है, हमको ग्लेशियल समझते में ही 2 महीने लगे थे, आप खट से देख करके समझ लोगे कि अच्छा ये ग्लेशियर, जैसे जहाँ बर्फ जमी थ्रू आउट, पल हुई है ना चीज़ें, तो किसी तकनीक, ठीक है। अब आगे यहाँ बोला जा रहा है कि आप अगला प्रश्न क्या पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है, आप क्या जानते हैं भूगोल के बारे में। तो यहाँ वही सब बताया गया है कि भूगोल का मतलब क्या है, कि एक डिस्क्रिप्शन, एट सिंपल सा मतलब है, भूगोल का मतलब अर्थ सरफेस फीचर्स जो हैं उनका एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लैंडफॉर्म, भी चीजें हैं के बीच में क्या इंटरकनेक्शन, यही है ज्योग्राफी, ठीक है। अब इसी पर ही मतलब यही जो सरफेस है, उसी पर जो है वो बहुत सारे एनिमल्स हैं और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, समुद्र, झील, रेगिस्तान, प्लेट्यू, ओशंस, लेक्स,
डेजर्ट्स, ये सब चीजें हैं। अब धीरे धीरे जो नेचुरल लैंडस्केप है, तो नेचुरल लैंडस्केप का मतलब जो है जो नेचर ने ऑलरेडी बनाया, धीरे धीरे वो नेचुरल लैंडस्केप चेंज हो रहा है, उस पे ह्यूमन बीइंग ने मॉडिफिकेशंस अपने तरीके से चेंजेस ला रहे हैं। मतलब आप जैसे वो बना रहे हैं सिटीज, विलेजेस, विलेजेस भी कहीं ना कहीं जो है नेचुरल लैंडस्केप तो नहीं है भाई, आपने घर बनाया तो आपने अपना क्रिएट किया ना लैंडस्केप, ठीक है। फिर आप जो है वो रेल बना रहे हो, रोड्स बना रहे हो, पोर्ट्स बना रहे हो, और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स लगातार दे जा रहे हैं, ठीक है। अब इनके अपने अपने लक्षण हैं, मतलब अर्बन जो जो भी मतलब से रूरल गांव गांव है, गांव की अपनी लक्षण है, अपनी प्रॉपर्टी है, और जो अर्बन स्पेसेस हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो यहाँ यही पर बताने की कोशिश यही चीजें करी जा रही हैं, ठीक है। दिस वेरिएशन प्रोवाइड्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। तो जो वही जो नेचर ने बनाया है दैट इज पार्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, ठीक है, वो क्या है, कल्चरल इन्वायरमेंट है। तो भाई पहाड़ क्या हो गया, नेचुरल इन्वायरमेंट है, लेकिन अगर पहाड़ में कोई गांव बस गया दैट इज कल्चरल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। दैट इज सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, मतलब वो आदमी के द्वारा बनाया गया। द फिजिकल इन्वायरमेंट हैज प्रोवाइडेड द स्टेजेस ऑन विच सोसाइटीज इनेक्टेड एंड फ्रॉम ऑफ देयर क्रिएटिव स्किल्स। मतलब यहाँ यही बताया जा रहा है कि भाई इन्हीं नेचुरल लैंडस्केप पर ह्यूमन बीइंग ने अपनी क्रिएटिव स्किल का चेंज करके उनको कल्चरल लैंडस्केप बना दिया है, ठीक है। Now you should be able to attempt the answer of the question what is geography, okay। ज्योग्राफी मैंने आपको बता दिया। In very simple words can be said that geography is the description of the earth। वही मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का नॉर्मल डिस्क्रिप्शन ही ज्योग्राफी, ठीक है। द टर्म ज्योग्राफी वाज, ये इंपॉर्टेंट है, को नोट डाउन कर लेना। द टर्म ज्योग्राफी वाज कॉइन्ड बाय इराटोस्थनीज, ठीक है। ही वाज द पर्सन हु गिव द टर्म ज्योग्राफी, ही वाज ए ग्रीक स्कॉलर। The word has been derived from the two words geo and graphos। जियोग्राफोस से मिलकर के बना है, जियोग्राफोस का मतलब यही है कि अर्थ की स्टडी। टाइम हो गया, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।